बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। नई एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चों के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए, पॉलिसी और फ्रेमवर्क कह लीजिए, तैयार है। लेकिन साथ साथ टीचर्स के लिए भी और जो पढ़ाने वाले हैं, असातिज़ा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, ZEOs हैं, चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, हेड मास्टर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी नई पॉलिसी के तहत एक और फ्रेमवर्क तैयार करके पब्लिक डोमेन में चीज़ें ला दी गई हैं। सरकारी हुक्मनामा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल आपको मिलेगा। डिटेल वाइज जो ऑर्डर है उसकी आप तफसीलात भी ख़ुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मुशाहिदा कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या तब्दीली की गई है। ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसको एक तरह से कहा जाए कि एक तवील अरसे से जिस बात का इंतज़ार था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी असातिज़ा के लिए कोई ऐसी होगी जहाँ यूनिफॉर्मिटी होगी, यकसानियत आपको नज़र आएगी। कम से कम ये जो सवाल उठते हैं कि असर रसूख रखने वाले लोग ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं, पैसा किसी लीडर की, किसी असर रसूख रखने वाले शख्स की या शख्सियत की जेब में डालकर वो एक जगह से दूसरी जगह ख़ुद को मुंतकिल कर सकते हैं, करा सकते हैं, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये एक मुतालबा रहा है। उस मुतालबे को सरकार ने पूरा किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखूँगा, बाकी आप ऑर्डर्स में आप डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है महकमा तालीम के अंदर, अब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, जो RETs हैं स्पेशली या RRETs हैं उनके लिए, यानी रहबर तालीम असातिज़ा, जिनका एक बड़ा रोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को, एजुकेशन सेटअप को तैयार करने में जिन लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है या कलीदी किरदार है, उन लोगों को एक तरह से इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है, नज़रअंदाज किया जा सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जोनल वाइज बना दी गई हैं और कौन शख्स कितनी देर तक प्रिंसिपल रह सकता है, CEO रह सकता है, किसको क्या ज़िम्मेदारी होगी। चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस सरकारी ऑर्डर से निकाले हैं। सबसे पहली बात कि ट्रांसफ़र का पूरा मोड तब्दील कर दिया गया है। तरीक़ाकार जो होगा, लाएमल जो होगा, वो बदल दिया गया है और वो तरीक़ाकार होगा कि अब ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स होंगी। तालीम के महकमे के अंदर, इस शोबे के अंदर, जो मुल्क, समाज, कौम, ख़ित्ते या किसी भी इलाक़ाई हिसाब से सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट शोबा होता है, एरियाज़ जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। जोनल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र पॉलिसी जब बनाई गई है तो जोन्स अलग अलग तैयार किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसने ये जो रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, वो नोटिफाई किए और जो तवील इंतज़ार था वो ख़त्म करते हुए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अपने मुलाजमीन के लिए, महकमा तालीम में काम करने वाले इस शोबे से जुड़े मुलाजमीन के लिए, अफसरान के लिए जो है वो जारी करती है। एक तो ऑनलाइन मोड होगा, ये ऑफलाइन वाला सिस्टम ख़त्म, जिसका लगेगा बाकायदगी से सिलसिला चलेगा। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही, तो ऑनलाइन मोड को, इस परसेप्शन को कम से कम दूर करने के लिए ये रास्ता शायद काफ़ी है कि पैसा जिसके पास है वही ट्रांसफ़र करा सकता है। तो अब ऑनलाइन जो इस कैटेगरी में आएगा, सरकार को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, मुतलकीन को, संबंधित विभाग को या शासकों को लगेगा कि ये चीज़ ठीक है तो वो करेंगे। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हमें एक पॉजिटिव यहाँ सेटअप नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, वो है कि सेशन क्लोज होगा। आमतौर पर आपने देखिए ट्रांसफ़र कभी भी करा दी, एग्जाम्स होने वाले हैं, टीचर को यहाँ से उठाया दूसरे जोन में फेंक दिया, तो पढ़ाएगा कौन? यूनिफॉर्मिटी कहाँ से रही? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की जो खाली बातें आप कर रहे थे वो कहाँ गई? वो सारी ख़त्म होती नज़र आती थी। लेकिन अब सेशन के बिल्कुल एंड पे, अब मार्च सेशन अभी शुरू हुआ, अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे ही नेक्स्ट मार्च की तरफ हम जाएंगे, अगला सेशन जब शुरू होगा यूनिफॉर्म कैलेंडर के मुताबिक और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक, तो जैन और फेब के आसपास रद्दबदल होंगे, यहाँ से वहाँ असातिज़ा को किया जाएगा। कोई क्योस और कन्फ्यूजन ना रहे और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो, अगराज़ व मकासद यही हैं। अब क्या किया गया है इस मकसद को पूरा करने के लिए? जोन 1, 2, 3, 4 और 5, 5 मुख्तलिफ जोन्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में जो टेनियर होगा वो 3 साल का होगा, या मुद्दत जो होगी वो 3 साल के लिए होगी। और जोन 4 और 5 में 2 साल के लिए या 1 साल के लिए यहाँ पर मुद्दत बिलतरतीब रखी गई है। किसकी मुद्दत? कोई अगर प्रिंसिपल है, कोई अगर सरकारी अफसर है महकमा तालीम के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 3 साल की मुद्दत होगी एक जगह पर। अब एक वो सिस्टम नहीं चलेगा कि 3 साल 5 साल एक ही जगह आप 22, 28 साल किसी को लगा रखें। वो सिलसिला ख़त्म करने का एक मकसद, यानी जोन 1, 2 और 3, ये 3 कैटेगरीज जो हैं इसके तहत आने वाले जो अफसरान हैं उनको जिम्मेदारी देते हुए दूसरी जगह 3 सालों के अंदर ले जाया जाएगा। 3 साल एक जगह मुद्दत ख़त्म होगी। जोन 4 के अंदर 2 साल और जोन 5 के अंदर 1 साल बिलतरतीब, ये कवायद के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक सिस्टम रखा गया है। ट्रांसफ़र ऑफिसर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हों, यानी इंतज़ामिया की जो ओहदे, इंतज़ामी ओहदा कह लीजिए,
चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हेड मास्टर्स होंगे, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे और इक्विवेलेंट यानी जो इसके इस बराबरी के ओहदे का कोई शख्स होगा तो वो कम से कम 2 साल, ये जो मैक्सिमम पीरियड है 3 साल का और कम से कम 2 साल का, ये पूरा उसको एक जगह करना है, मुद्दत करनी है। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि कैटेगरी 1, 2 और 3 के अंदर जो अफसरान आते हैं या महकमा तालीम के लोग आते हैं, टीचर्स हैं, बाकी तमाम लोग हैं, स्टाफर्स हैं, उनको कम से कम 3 साल की मुद्दत एक जगह। जो जोन 4 में आते हैं वो 2 साल की मदद करेंगे, जो 5 में आते हैं वो 1 साल की मदद कम से कम पूरी करेंगे। लेकिन जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स हैं, इनको कहा गया कम से कम 3 साल जो है, ये मैक्सिमम जो है, कम से कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम 3 साल वो एक जगह मुद्दत पूरी करके पॉलिसी के मुताबिक दूसरी जगह ले जाएंगे। एरिया जो म्यूनसिपल लिमिट में आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास आता है, उसको जोन 1 में रखा गया है। क्योंकि अब बहुत सारे लोग पूछेंगे जोन 1 में कौन आता है, तो जोन 1 में जो म्यूनसिपल लिमिट आती हैं, जो अर्बन एरिया है जहाँ पर कस्बे के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं, उस एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास जोन 1 कैटेगराइज किया गया है। म्यूनसिपल लिमिट या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास कैटेगराइज्ड जोन 1 जो है, या इसके बाहर जो एरिया होगा 20 किलोमीटर के बाहर होगा या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर होगा तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास, वो जोन 2 में आएगा। अब साथ खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा जिनकी ट्रांसफ़र होगी वो किस हिसाब से होगी। जोन 1 में वो एरिया आएंगे जो म्यूनसिपल लिमिट्स में आते हैं या हेडक्वार्टर के आसपास आते हैं, और हेडक्वार्टर या म्यूनसिपल लिमिट से तकरीबन कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 20 किलोमीटर के आसपास का दायरा जो कवर करते होंगे या उससे बाहर उनकी ड्यूटीज़ होंगी, तो वो जोन 2 में आएंगे। यानी मिनिमम उनका पीरियड भी 3 साल का होगा, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। एरिया जो डिस्ट्रिक्ट, चलिए मैंने आपको बता दिया है, 20 किलोमीटर वाला भी आपको बता दिया है। और जो एरिया जो 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के दायरे में आता है हेडक्वार्टर से, वो जोन 3 में आता है। 1, 2 और 3 ये 3 जोन्स जो हैं, यहाँ पर कम से कम मुद्दत जो है वो 3 साल की। दैट मीन्स एक एरिया है जोन 1 है जहाँ पर आपको कम से कम विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास रहना है। जोन 2 है कम से कम 20 किलोमीटर म्यूनसिपल लिमिट से बाहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर। तीसरा 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के दरमियान का फासला, ये डिस्टेंस जो कवर करते होंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर म्यूनसिपैलिटी लिमिट से बाहर होंगे, तो वो जोन 3 में आएंगे। इन तीनों को 3 साल की कम से कम मुद्दत पूरी करनी है। इसी तरीके से आगे जाएंगे। जो 40 किलोमीटर से ऊपर जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करता है, और जिसको रेजिडेंस या रिहाइश की भी ज़रूरत है, कोई किराए पे कमरा रखता है, ज़रूरत हो तो कहीं पर डाइट वैसे होता नहीं है इतना महकमे की जानिब से कि वो अकोमोडेशन भी कहीं पर इनके लिए अरेंज करे, ये सारा सिलसिला वो नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पर होता है 40 किलोमीटर इससे ज़्यादा का सफ़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कर जाता है, और किसी शख्स को, किसी अफसर को, किसी टीचर को, किसी मुलाजिम को महकमा तालीम के अंदर जो काम कर रहा है, अगर उसको रिहाइश की भी ज़रूरत है, वो जोन 4 में आता है। इसीलिए उसकी मुद्दत थोड़ी सी कम की गई है, यानी कम से कम 2 साल उसको उस मुद्दत पूरी करनी होगी। वो ये नहीं कह सकता 6 महीने ड्यूटी की, मुझे बहुत दूर हो गया जी, अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा। नो, जोन 4 ये ख़त्म हो गया। वो एरियाज़ जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, मोटरेबल रोड नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, नियरेस्ट मोटरेबल रोड जो है कम से कम 7 किलोमीटर है या 1 वे है, ये 5 जोन में आएंगे। यानी ये 4 जोन में आएंगे जहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ी का कोई रास्ता नहीं, मैक्सिमम एरियाज आएंगे पैदल। यानी 40 किलोमीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मान लो जम्मू से जाते हैं या श्रीनगर से अगर कोई निकलता है, तो हार-1 वो पीछे वाला ऊपर वाला पहाड़ी का हिस्सा जहाँ से 20 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र बन जाता है, दैट मीन्स उनके लिए पैदल चलना भी बीच में शायद है वो ज़रूरी हो जाएगा। तो वो जोन 4 में है। और जोन 5 में वो एरियाज़ जहाँ पर बिल्कुल भी रसाई आसान नहीं है, जहाँ पर टोटली आपको पैदल चलोगे तो स्कूल पहुंचोगे, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कम से कम रखा गया है 1 साल, इसलिए ताकि ज़्यादा मुश्किलात ना आए। सवाल नोट है, 1 साल कोई ड्यूटी करे वापस आ सकता है, बीच में विंटर्स ये वेकेशंस वगैरह सारी निकल जाएंगी। जोन 5 में जैसे दूर के एरियाज़ मड़वा, दक्षिण, वारवन, पाडर, माहौर, चसाना, खास, मल्हाड़, बनी, भलेसा, गूल, खड़ी, करना, केरन, करालपुरा, कुपवाड़ा, मचिल, त्रिहगाम, गुरेज़ का एरिया, अशमुकाम और उड़ी, ये वो एरियाज़ हैं जो पॉलिसी के मुताबिक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर कम से कम 1 साल की मुद्दत। और जोन 5 में बड़ी मुश्किल है, फटाफट से मैं 5 जोन्स बताता हूँ। जोन 3 जो हैं 1, 2, 3 कम से कम 3 साल की मुद्दत। जोन 4 में कम से कम 2 साल की मुद्दत आपको पूरी करनी है। जोन 5 में कम से कम 1 साल। और जोन 1 कौन सा है? जो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है। जोन 2 आता है जो 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर और म्यूनसिपल लिमिट से बाहर हो। जोन 3 आता है जो 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना है।
जोन 4 आता है 40 से ऊपर जब आप जाएंगे, मोटरेबल रोड कम से कम आपके एरिया से 7 किलोमीटर दूर है जहां आपको एग्जैक्टली पढ़ाने जाना है या काम करने जाना है। और दूसरा मोटरेबल रोड ना होने के साथ साथ आपको परेशानी वहां पर क्या आएगी कि आपको ज़रूरत पड़ेगी रिहाइश की, ठीक है, वो एरिया 4 में आता है। और जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जैसे जो कट जाते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो जोन 5 में आते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा रास्ता हेलीकॉप्टर के अलावा रहता नहीं है। एम्प्लॉयज़ जो यूटी और डिस्ट्रिक्ट, अब ये बड़ा जानना ज़रूरी है कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। टीचिंग स्टाफ जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्कूल से दूसरी जगह जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये मिड सेशन में हो सकता है। अब सेशन जब खत्म होगा तभी ट्रांसफर्स होंगी, ऑनलाइन पॉलिसी होगी, लेकिन एक रास्ता रखा गया है। अगर मिड सेशन कहीं ज़रूरत होती है, दरकार पड़ती है, ज़रूरत समझी जाती है कि भाई टीचर्स कम है, मार्च तो अभी दूर है, सितंबर में ही टीचर्स कम पढ़ने लगे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह स्कूल से टीचर को लिया जा सकता है, ठीक है। नंबर 1, डिविजनल कार्डर से दूसरे डिविजनल कार्डर में भी जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकता है, डिविजनल कार्डर की पोस्ट पे भी इसी तरीके से ले जाया जा सकता है अगर ज़रूरत महसूस हो, अगर यहाँ पर शर्त है, ठीक है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस टीचर की देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है जो लगता है कि ये परफॉर्मेंस और एनरोलमेंट ये सारी चीज़ें बढ़ा सकता है। अगर कहीं पर पेरेंट्स टीचर ये जो स्टूडेंट्स टीचर का रेशो काफ़ी ज़्यादा है या उस खला को पूरा करना है, तो उसको अगर एक उस्ताद ये कम कर सकता है तो उसकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है। अब वो तमाम लोग जो एक डिविजनल कार्डर से दूसरे डिविजनल कार्डर में आसानी से नहीं जा सकते थे या डिस्ट्रिक्ट कार्डर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कार्डर में, वो आसानी से जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कार्डर से डिविजनल कार्डर भी हो जा सकता है, डिविजनल कार्डर से डिस्ट्रिक्ट भी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन असल में जो मकसद है कि सेशन पे एंड पे ट्रांसफ़र हो और कवायद के मुताबिक हो, ऑनलाइन हो, कोई दाएँ बाएँ नहीं। अब जिन असातिज़ा की RBA या ALC जो कैटेगरी में फॉल करते हैं, रूरल बैकवर्ड एरियाज़ नंबर 1 और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास आते हैं, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी एलिजिबल होंगे, इसके अहल होंगे जब उनके टेन्योर RBA और ALC एरियाज़ में जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के मुताबिक रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरत है, वो पूरा करने के बाद वो जा सकते हैं। समझिएगा, जो टीचर्स इस वक्त काम कर रहे हैं कैटेगरी RBA और ALC आती है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के मुताबिक, वो अपना ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक सारा काम कंप्लीट करने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसके मुताबिक अपनी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन पहला ज़रूरी यह है कि वो पीरियड कंप्लीट होना चाहिए जहां वो ऑलरेडी RBA और ALC के मुताबिक कम कर रहे हैं। अगर किसी का शादी का मसला है, इंटर कार्डर ट्रांसफ़र का मसला है, कोई लेडी एम्प्लॉय है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस के बाद और जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके बाकायदा मकासद को सामने रखते हुए और उनकी सिफारिशात को सामने रखते हुए जो पेरेंट कार्डर है, डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल कार्डर है, वहाँ पर वो जा सकती है। लेकिन कब जा सकती है? जैसे ख़वातीन का मसला होता है, कोई बीमार होती है या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसको करना क्या है, वैकेंसीज़, डिपार्टमेंट की ज़रूरत और सीनियरिटी को समझना ज़रूरी है। अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैकेंसी खाली है, उसके बाद डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, इसके अलावा सीनियरिटी लिस्ट को भी देखना है उस हिसाब से भी। और ट्रांसफ़र पॉलिसी उन असातिज़ा पर जो RRETs या RETs रहबर तालीम असातिज़ा पर अप्लाई नहीं करेगी, ये असल में मुद्दा था। और एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव अब शायद मुझे नहीं लगता कि वो जो डिमांड थी वो फुलफ़िल हो पाएगी। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि ये नई पॉलिसी है, असातिज़ा के लिए रास्ते भी आसान हुए हैं, लेकिन शायद RETs के लिए बाद में कोई पॉलिसी आए, अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल जोन्स अलग अलग हैं, कैटेगरीज़ अलग अलग हैं, आप ट्रांसफ़र करवा सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, मगर अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद मिड सेशन में ज़रूरत के मुताबिक की जाएंगी, बाकी सारी एंड सेशन पे होंगी, सेशन कंप्लीट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांसफ़र्स अब ऑनलाइन होंगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई पॉलिसी। बाकी चीज़ें आप डिटेल वाइज ऑर्डर में आप ऑफिशियल वेबसाइट एजुकेशन डिपार्टमेंट के वहाँ पर भी आप देख सकते हैं।